तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल ऑन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन एंड ऑन लैटरल पोजीशन। अब नेक्स्ट हमको इस वीडियो में देखना चाहिए पहले रिलेशन बिटवीन Bx and By. What is Bx? Intensity of magnetic field on longitudinal position, and By means intensity of magnetic field on lateral position. तो नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए बच्चों रिलेशन बिटवीन Bx and By। तो Bx जो अपन ने डिराइव किया था बच्चों μ0/4 2m/r³ या शायद d क्यूब था, आप लोगों ने d लिया था। एक ही बात है, d और r में क्या फर्क है भाई। d जो है वो भी है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डायपोल और r भी वही है। अच्छा, ऐसे ही हमने By भी डिराइव किया था μ0/4 m/d³। ये 1 ये 2। अब यदि हम 1/2 कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1/2 Bx/By इज इक्वल, सब कैंसिल हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Bx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ By। मतलब सेम डिस्टेंस पर यदि अपन बात करें तो लॉन्गिट्यूडल पोजीशन पर इंटेंसिटी जो होती है वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के कंपेयर में, लेटरल पोजीशन के कंपेयर में जस्ट डबल होती है। कहने का मतलब ये मैग्नेट है, मैग्नेट, और ये हो गई एक्सिस। एक्सिस में हमने सेंटर से r डिस्टेंस पर और इक्वेटोरियल लाइन इसमें r डिस्टेंस पर, यहां पर हमने मैग्नेटिक नीडल को रखा तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। पर इतने ही डिस्टेंस पर हम यदि लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर रखेंगे, एक्सिस पर रखेंगे, तो डिफ्लेक्शन डबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट डबल होगी। आप लोग हमेशा देखते हैं मैग्नेट में हमेशा ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पावर पोल्स के साइड होता है, यहां पर होता है, यहां नहीं होता है। यहां पर इसके कंपेयर में जस्ट डबल होता है। तो हमेशा एक्सिस में लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर जो होती है ना, वो इंटेंसिटी डबल होती है। तो ये हो गया बच्चों आपका रिलेशन बिटवीन Bx एंड By। रिलेशन बिटवीन Bx एंड By। मैं नेक्स्ट मुझे हेडिंग करवानी है, ये आपने जो Bx वो निकाला ना इंटेंसिटी, वो तो एक फिक्स पोजीशन में निकाला है। अब हम लोग चाहते हैं कि फिक्स नहीं, कोई किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो अपन निकाल सके, तो अपन कर लेंगे। पहले आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मुझे बच्चों डिस्कस करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल at a point theta angular position, है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल at a point theta angular position, थीटा एंगुलर पोजीशन।
यदि इसको कर लेंगे अपन तो हर पॉइंट पर अपन बता सकते हैं। तो बच्चों ये है आपका मैग्नेटिक। अच्छा ये मैग्नेटिक डायपोल जो होता है बच्चों छोटा सा होता है, पर मैं आपको डायग्राम क्लियर देखिए इसमें बड़ा बड़ा करके बनाता हूँ ताकि सारे कंपोनेंट्स वगैरह सब क्लियर दिखाई दे। प्रैक्टिकली ये बहुत छोटा सा मैग्नेट है। अब इसमें ये जो हमने मैग्नेट लिया है, छोटा सा मैग्नेट, इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैपिटल एन, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये सेंटर हो गया। यहां पर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट को यदि हम सेंटर से ज्वाइन करें तो ये एंगल थीटा, मतलब ये पॉइंट जो है वो थीटा एंगुलर पोजीशन पर है। और डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है बच्चों? आर या डी। आप लोग डी लेके चल रहे हैं, पिछले डेरिवेशन सब डी से थे ना, तो चलो डी लेंगे, जो लेके चल रहे थे वही लेंगे, डी। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायपोल को, भाई मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना? और वेक्टर्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट ये आएगा बच्चों जो थीटा एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? m cos थीटा हो जाएगा। और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम बोलेंगे m sin थीटा। आप लोग को पता है कि हम लोग वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। जो ओरिजिनल मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कैपिटल एम, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया है उसके कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट वो है जो एंगल बना रहा है m cos, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर m sin थीटा। हमको अभी इससे मतलब नहीं है, हमने इसके दो पार्ट कर लिए, एक ये और एक ये। तो पहले इस पार्ट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करें। तो इस डायपोल के लिए ये पॉइंट कौन सी पोजीशन पर है? लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर है। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में जब कोई पॉइंट होता है तो उस पर इंटेंसिटी कैसी होती है? अलोंग डायपोल एक्सिस। कितनी होती है? तो हमने देखा Vx, भाई डिराइव किया था ना। तो जब डिराइव किया था आपने, तब आप लोगों ने देखा था कि ये जो हमने यहाँ पर इंटेंसिटी निकाली थी एक्सिस पर, नॉर्थ पोल क्लोज था, साउथ, यहाँ पे यूनिट नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल रिपील कर रहा था, साउथ अट्रैक्ट कर रहा था। क्योंकि ये क्लोज है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी हाई होगी, साउथ पे जैसे इंटेंसिटी कम होगी तो नेट इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, रिपल्सन नेचर की, एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट देखो ना, इस डायपोल के लिए ऐसा है Vx, और m sin थीटा इस कंपोनेंट के लिए है, ये पॉइंट ऐसा होगा, यहाँ पर है। भाई ये जो डायपोल है तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पर जो पॉइंट था, याद करो आप लोग, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? पैरेलल टू डायपोल एक्सिस। तो उस वक्त जब मैंने ये सेकंड कंडीशन में डिराइव किया तो मैंने इसका n पोल लिया था, इसको s, यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल तो ये रिपील कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा था। ऐसी थी ना नेट मैग्नेटिक फील्ड, By बोला था अपन, डायपोल एक्सिस के पैरेलल। तो आप देखो अभी m sin थीटा के लिए पॉइंट कहां पर है? इक्वेटोरियल लाइन पर है। यहाँ पर ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड By। तो पहले हम सेपरेट Bx और By निकाल लें, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इन Bx और By का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो वो किसके लिए रहेगा? जो ओरिजिनल डायपोल है ना, ये इसके लिए निकल आएगा जिसके लिए अपन निकालना चाहते हैं। कंपोनेंट की हेल्प लेकर अपन इसके लिए फाइंड कर सकते हैं। तो चलो करते हैं अपन। तो नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P
ड्यू टू कंपोनेंट m cos थीटा। इस कंपोनेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अभी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर है और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, Vx इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू 2m अपॉन dq। ये देखा था अपन ने भाई, एंड ऑन पोजीशन पर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, Vx is equal to mu 0 upon 4 pi into 2m upon dq. What is m? Dipole moment of a dipole. लेकिन अभी जो डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट m नहीं है, m cos थीटा है। तो इस m की जगह बच्चों क्या आएगा, m cos थीटा। ये हो जाएगा 1। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग intensity of magnetic field at P due to component m sin theta, किसकी वजह से, ड्यू टू m sin थीटा। अब m sin थीटा के लिए यदि अपन बात करें तो क्या होगा, ये m sin थीटा के लिए पॉइंट P कौन सी पोजीशन पर है, लेटरल पोजीशन पर है। और लेटरल पोजीशन पर इंटेंसिटी की का फॉर्मूला क्या होता है, Vy होता है। कितना होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन dq, है ना। लेकिन अभी हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो m नहीं है, क्या है, m sin थीटा, m sin थीटा। ये तो m की जगह कितना आना चाहिए, m sin थीटा। इस तरीके से हमने ये m cos और m sin इन दोनों के कारण सेपरेट सेपरेट dx और dy निकाला। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के तो ऐसा आएगा, और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके लिए कहलाएगी बच्चों, ओरिजिनल डायपोल मोमेंट के लिए, ओरिजिनल डायपोल के लिए। तो निकाल लो फिर। तो अपन बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू ओरिजिनल डायपोल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू रूट ओवर bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2bx इंटू by इंटू cos 90। 90 क्यों, क्योंकि bx और by एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। bx जो है वो ऐसा है एक्सिस के डायरेक्शन में, और by कैसे है, by परपेंडिकुलर है। cos 90 बच्चों 0 होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर bx स्क्वायर, ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m cos थीटा अपॉन dq स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। bx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस by स्क्वायर म्यू 0 अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन dq स्क्वायर, वैल्यू रख दी। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन dq होल स्क्वायर, दोनों में है, कॉमन निकल आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा बच्चों, 2 cos थीटा स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा। B is equal to mu 0 upon 4 pi। अच्छा, ये किस कहाँ निकालना है, इंटेंसिटी थीटा एंगुलर पोजीशन पर,
मतलब रिजल्टेंट है लेकिन थीटा एंगुलर पोजीशन पर, बी थीटा बोल देते हैं इसको, बी थीटा। तो बी थीटा इज इक्वल टू बच्चों म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन डी क्यूब रूट ओवर 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, लिख रहने दो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, लिख रहने दो। अब जरूर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो फाइनल फॉर्मूला आपको मिला b थीटा इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, है ना, नहीं आएगा तो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये हो जाएगा b थीटा इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन डी क्यूब इंटू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपने फाइंड। अच्छा, इस फॉर्मूले से अपन इस डायपोल की वजह से कोई भी पॉइंट हो सब पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और इसको यदि आपको चेक करना है सही है कि नहीं, चेक भी कर लोगे। कैसे, इस पॉइंट को यहां ले आओ, ये पॉइंट यहां ना होकर यदि यहां होता तो ये जो डायपोल है उससे जो एंगल बन रहा था थीटा, तो थीटा कितना होता, 0, थीटा 0 होता ना। अभी ये पॉइंट जो है इस डायपोल से ऐसा एंगल बना रहा है, यदि ये पॉइंट एक्सिस पर होता तो ये ऐसा होता, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो b 0 आ जाता है। कितना होता है यहाँ पर देखो, थीटा 0 को cos 0, cos 0 कितना होता है, 1, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, 3 into 1 कितना होता है, 3, 3 plus 1 कितना होता है, 4, रूट 4 कितना होता है, 2। तो क्या जाता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन डी क्यूब। चेक हो गया, क्योंकि हमको मालूम ही है इक्वल टू क्या है, bx हमने निकाला है भाई। पॉइंट P को कहां पर आ गया, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पर, इंटेंसिटी यही थी, है ना। यदि आप लेटरल पोजीशन पर बोलोगे तो थीटा कितना लोगे, सेकंड, फिर थीटा इज इक्वल टू 90 रख दो, cos 90 बच्चों 0 होता है, ये 0 जाएगा, 0 plus 1 1 होता है, तो फार्मूला b 90 की कंडीशन में जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू m अपॉन d क्यूब। तो थीटा 90 का मतलब ये पॉइंट कहां होगा, ऐसा होगा, डायपोल एक्सिस से परपेंडिकुलर, लेटरल पोजीशन और लेटरल पोजीशन में अपन ने यही इंटेंसिटी फाइंड की। तो मैंने तो केवल एग्जांपल लिया है, सीधा सीधा जो आपको पता था, पर यदि कोई पॉइंट 30 डिग्री एंगल वाली लाइन पर है या 45 डिग्री पर है या 60 डिग्री, हर पॉइंट पर आप जो है वो इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो इसकी वजह से। तो बच्चों मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ ताकि आप लोग को वीडियो यदि पॉज करके नोट करना हो तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल। वो दोनों में एक सा चल रहा है ना, इसलिए अभी तक बस थोड़ा सा और चलेगा, उसके बाद फिर डिफरेंट हो जाएगा मैग्नेटिज्म। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक dipole in uniform magnetic field। नेक्स्ट बच्चों अपन को पढ़ना है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी पैरेलल होती है
तो इसको मानते हैं अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम। लेकिन जब ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं डाइवर्जेंट या कॉन्वर्जेंट, तो इसको बच्चों बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके अलग अलग पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अब यदि मान लीजिए आपने हेडिंग दिया टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पैरेलल है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसमें क्या किया होगा आपने, यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहाँ रखा होगा मैग्नेट का साउथ पोल। कोई भी कृपा करके अभी नोट ना करे, डायग्राम ना बनाए, क्योंकि मुझे कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, वो सब गलत हो जाएगा। फिर पहले समझ लो फिर बाद में करना। तो अब यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, इसको बच्चों अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें अपन ने कोई एक सिंपल शॉर्ट डायपोल है, स्मॉल मैग्नेट है, उसको थ्रेड से बांध करके फ्रीली सस्पेंड कर दिया। स्वाभाविक है कि इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो यहाँ रहेगा, नॉर्थ पोल यहाँ रहेगा। ये नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करेगा, वो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद आपने इसको थीटा एंगल पर रोटेट किया, ये थीटा एंगल है ना। मेरे पास तो बोर्ड है ना बच्चों, तो वर्टिकल प्लेन है, पर एक्चुअली में मैं किसमें समझा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में समझा रहा हूँ। मतलब ये मैं क्या बना रहा हूँ, टॉप व्यू, ऊपर से देखोगे तो कैसा रहेगा। तो मतलब यदि हम लोग यहाँ पर ये मैग्नेट डायपोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी, इसको थ्रेड से बांध के लटका देंगे तो ऐसा रहेगा फील्ड के डायरेक्शन में। अब इस डायपोल को यदि ऐसा रोटेट करोगे थीटा एंगल, और ऊपर से यदि देखोगे तो जैसा दिखाई देगा वो बनाया मैंने। तो ये नॉर्थ पोल यहाँ जाएगा, इसका फोर्स लगेगा, ये नॉर्थ पोल के पास में जा रहे हो आप। तो एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, ये नॉर्थ जो है ना, इस नॉर्थ को ऐसा रिपेल करेगा, ऐसा रिपेल, और साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिला के इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऐसा लगेगा इस डायरेक्शन में। हमेशा नॉर्थ पोल पर फोर्स कैसा लगता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ पोल पर फोर्स कैसा लगता है, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, एन टू एस, इसलिए इस पर फोर्स ऐसा लगता है और इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, यस। तो भले ही मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये ऐसा बनाया है, पर एक्चुअली में ऐसा बनाया नहीं जाता है, मैग्नेट नहीं रखा जाता है, ये आपको खुद समझना है, ऐसा जरूर बनाते हैं। इसलिए जब आप एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए और डिराइव करना पड़े आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसी ही शो करनी पड़ेगी। अब इस नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है बच्चों स्मॉल m, और हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पर मुझे मालूम है पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे रिसेंटली अभी पढ़े हैं, लेकिन मैं तुरंत अभी पूछ रहा हूँ तो नहीं बताएंगे मुझे। उसका रीजन है रिवीजन नहीं कर रहे हो आप रिवीजन नहीं करोगे बच्चों, भूल जाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, जो पढ़ा है वो नहीं बनेगा आपसे। तो रिवीजन कीजिए प्लीज। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B is equal to F upon M, ये मैंने बताया था आपको। तो F is equal to M into B, फोर्स is equal to M into B। तो यहाँ पर जो है ना, ये M into B ऐसा हो जाएगा, और ऐसा फोर्स यहाँ पर भी लगेगा क्योंकि इस साइड की पोल स्ट्रेंथ सेम है। भाई दोनों पोल, जो नॉर्थ और साउथ पोल है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ तो इक्वल होगी ना एक मैग्नेट में, वो थोड़ी बदल जाएगी। मान लीजिए मैग्नेट के अंदर 100 रो हैं, तो एक साइड 100 नॉर्थ पोल और दूसरा 100 साउथ पोल, तो इसलिए दोनों एंड्स का पावर तो सेम रहेगा, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। तो इसलिए इस पर भी m into b, b इसलिए क्योंकि दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सेम,
सेम है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट कर रहे हो, जब यूनिफॉर्म में करोगे तो दोनों एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। अब ये एंड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, और इस पर साउथ से भी, ये साउथ यहां आ गया ना, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये दोनों एक दूसरे को मान लीजिए यहाँ ओ पर इंटरसेक्ट कर। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। डायपोल जो है उसकी इफेक्टिव लेंथ अपन बच्चों 2l से डिनोट करते हैं, ये पूरी लेंथ 2l है, ये लेंथ कितनी है 2l, और ये थीटा एंगल बन रहा है तो डेफिनेटली ये कितना होगा बच्चों 2l cos थीटा, और ये कितना होगा जो एंगल नहीं बना रहा और इसका परपेंडिकुलर है वो 2l sin थीटा। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इन पर जो है टॉर्क लग रहा है तो कितना होगा, तो हम बोलेंगे टॉर्क, या इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। लास्ट ईयर पढ़ा था ना रोटेशनल मोशन में, तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क को बच्चों डिनोट करते हैं बाय टाउ, मोमेंट ऑफ कपल को सी से, और एक्चुअल जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स into perpendicular distance between forces. What is torque or moment of couple? It is the product of force and perpendicular distance between the forces. तो बस फिर क्या है, टाउ और c इज इक्वल, फोर्स की वैल्यू रख दो बच्चों, इन दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स है ना, F इज इक्वल टू mp, और यहाँ भी F इज इक्वल टू mp है ना, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, इनमें से कोई एक फोर्स की वैल्यू रखोगे m into b into परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। देखो ये फोर्स ऐसा लग रहा है, ये फोर्स ऐसा लग रहा है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो आप NO, तो इनटू ऑफ NO MO, तो कितना हो गया टाउ टाउ और C इज इक्वल टू M इंटू B इंटू NO बच्चों क्या है 12 sin थीटा है, टाउ और C इज इक्वल, ये स्मॉल m इंटू 12 इंटू B इंटू साइन थीटा, स्मॉल m इंटू 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल M, डायपोल मोमेंट। तो इस तरीके से जब डायपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल रोटेट करोगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा या मोमेंट ऑफ कपल लगेगा, mb sin थीटा। यदि मान लीजिए आप थीटा 0 है तब कितना लगेगा, तो आप बोलोगे sin 0 0 होता है, 0 टॉर्क लगेगा, मतलब टॉर्क नहीं लगेगा, और जब टॉर्क नहीं लगेगा तो रोटेट भी नहीं करेगी। भाई रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क चाहिए होता है, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या नेसेसरी होता है, फोर्स। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप डिस्प्लेस करते हो ना, क्या चाहिए उसके लिए, फोर्स। और किसी बॉडी को रोटेट करना है तो क्या चाहिए, टॉर्क। अब टॉर्क नहीं लगाओगे तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। तो बात भी सही, आप बोलते रहे थीटा 0 का मतलब आप फील्ड के डायरेक्शन में रखे हो, रोटेट ही नहीं कर रहे, रोटेट नहीं करेगा, टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप रोटेट कर रहे हो भैया 90 डिग्री से,
तो साइन 90 1 होता है और साइन 90 थी 1, ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, उससे ज्यादा होती ही नहीं है। अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब टॉर्क कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा, m इंटू बी। तो आप रोटेट कर रहे हो इसलिए मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और बच्चों कितना लगेगा, m इंटू बी। यदि आप लोग थोड़ा सा याद करें तो मैंने आपको एक यूनिट बताई थी और मैंने बोला था आपको मैं समझाऊंगा बच्चों की यूनिट कहां से आई है। अब यदि आप ध्यान करें तो उस वक्त मैंने कैपिटल M की यूनिट आपको बताई थी, डाइन सेंटीमीटर पर और स्टेट सीजीएस सिस्टम में, और मैंने बोला था बच्चों मैं आगे बताऊंगा। तो वो यूनिट यहीं से आई है। आप यहां पर देखिए टॉर्क का फॉर्मूला m इंटू बी, m टाउ अपॉन बी, टॉर्क अपॉन बी। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स किस में मेजर करोगे, डाइंस में। डिस्टेंस को किस में करोगे, सेंटीमीटर में। और बी को किस में करोगे, और स्टेट में या गॉस में। तो जो कैपिटल एम है मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी मैंने आपको सीजीएस सिस्टम में यूनिट बताई थी, डाइन सेंटीमीटर पर और स्टेट। और मैंने बोला था बच्चों मैं आपको वहां आगे चलकर क्लियर करूंगा कि वो यूनिट कहां से आई है। तो मैंने तो आपको बता दिया। अब जल्दी से आप लोग इसको, मैं साइड में हट गया हूं, आप वीडियो को पॉज करो, नोट करना चाहते हो नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वर्क डन। वर्क डन फॉर रोटेटिंग मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आपको मुझे जो टॉपिक समझाना है वो है वर्क डन फॉर रोटेटिंग मैग्नेटिक डायपोल in a uniform magnetic field। यदि किसी डायपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हो तो उसके लिए कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा। तो आप सबको मालूम है ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बच्चों मैंने यदि जो पिछला टॉपिक आपको बताया था टॉर्क से रिलेटेड, मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि यदि ये है और आपने थीटा एंगल रोटेट किया है ऐसा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, इफ ए मैग्नेटिक डायपोल रोटेट्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन, फिर ऑप्शंस रहते हैं, then it experiences first option only force, second only torque, third option force and torque both, and fourth none of above। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है ओनली टॉर्क, क्योंकि यहाँ पर डायपोल पर राइट साइड फोर्स रहता है और लेफ्ट साइड पर भी फोर्स, और ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है और केवल टॉर्क लगता है, कितना लगता है, mv sin थीटा। वो मुझे बताना चाहिए था, मिस हो रहा था, पर कोई बात नहीं, अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। तो कभी भी जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी डायपोल को रोटेट करेंगे तो उस पर केवल क्या लगता है, टॉर्क। नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वो केवल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, क्योंकि केवल टॉर्क लग रहा है। फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेस भी होगा ना, पोजीशन भी चेंज करेगा, फोर्स लग ही नहीं रहा। लेकिन वही यदि डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट करोगे तब फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है नॉन यूनिफॉर्म। अब इसमें आप डायपोल को जब रोटेट करोगे तो यहाँ पर जो है ना फोर्स डिफरेंट रहेगा, m into v1, यहाँ पर फोर्स डिफरेंट रहेगा, F2 = m into v2।
मैग्नेटिक फील्ड में फर्क आ गया ना, यहाँ V1 V2, उसकी वजह से फोर्स बदल गया। अब यहाँ पर मान लीजिए 10 न्यूटन है, इस पर मान लीजिए 7 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना लग गया, 3 न्यूटन लग गया 10 की डायरेक्शन में। तो मतलब वो आगे भी जाएगा और साथ में टॉर्क लगेगा तो रोटेट भी करेगा। तो वो कौन सा मोशन करेगा, जनरल मोशन। जनरल मोशन किसको बोलते हैं, when the motion of a body is translative as well as rotational, then the motion of a body is called general motion। मतलब ये जो डायपोल है वो रोटेट भी करता जाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा, फोर्स की वजह से आगे बढ़ेगा और टॉर्क की वजह से रोटेट करेगा। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें एक ही जगह पर रोटेट करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी लग रहा है, टॉर्क भी लग रहा है, इसलिए आगे भी बढ़ेगा और साथ में रोटेट करता हुआ जाएगा। तो ये चीज मुझे बतानी चाहिए थी, कोई बात नहीं, अभी बता दी। अब नेक्स्ट यहाँ पर बटन फॉर रोटेटिंग मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसमें हमने डायपोल को रोटेट किया फील्ड के डायरेक्शन से। ये डायपोल जो था बच्चों पहले से ही फील्ड से θ1 एंगल बना कर रखा था ऐसा, समझे, और हमने पकड़कर ये θ1 पोजीशन पर था, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है उससे θ1 हमने पकड़कर और ऐसा रोटेट कर दिया θ2। इसके लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, θ1 से θ2 पोजीशन में रोटेट करने के लिए, ये हमको कैलकुलेट करना है, θ1 से θ2। तो जब आप रोटेट करोगे तो डायरेक्ट जैसे 10 डिग्री पर है, 10 डिग्री से 70 डिग्री, तो डायरेक्ट 10 से 70 को थोड़ी पहुंच जाओगे। 10 के बाद 11 डिग्री होगा, फिर 12 होगा, 13 14 ऐसे 1 डिग्री बढ़ता जाएगा। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाते हो छलांग लगा के जाते हो क्या, एक एक सीढ़ी चढ़ के जाते हो, हर एक सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा थोड़ा वर्क करते आते हो। टोटल वर्क कितना होता है, सारे स्मॉल वर्क्स का समेशन। यहाँ भी ऐसे ही होगा, जब θ1 से θ2 रोटेट करोगे तो पहले थोड़ा सा एंगल d थीटा, फिर नेक्स्ट d थीटा, फिर नेक्स्ट d थीटा, ऐसे रोटेट करते जाओगे, और हर d थीटा के लिए आपको स्मॉल वर्क dw करना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना होगा, तो सारे स्मॉल वर्क्स का समेशन। तो पहले बच्चों जो हम लोग स्मॉल एंगल रोटेट कर रहे हैं ना d थीटा, उसके लिए वर्क निकालो। तो वर्क डन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, इसके लिए वर्क dw। वर्क तो बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन तब होता है जब ट्रांसलेटिव मोशन हो। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह होता है टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसलिए dw इज इक्वल टू क्या बोलोगे, टाउ इनटू d थीटा। थोड़ा सा रोटेट करो ना, d थीटा रोटेट करो तो स्मॉल वर्क, थोड़ा सा रोटेशन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर टाउ तो अपन ने निकाला था ना, टाउ कितना आया था, mv sin थीटा, और d थीटा तो है ही, लिख दिया। तो फिर टोटल वर्क w समेशन ऑफ dw, सारे स्मॉल वर्क्स का समेशन। कहां से कहां तक स्मॉल वर्क किए हैं, θ1 से θ2 तक किए, dw। तो लिमिट्स हो जाएगी बच्चों फ्रॉम θ1 टू θ2। और आप लोग को मैथमेटिशियन है जो भाई, तो आप लोग को पता है समेशन का मतलब इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, dw की वैल्यू रख दो
एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें डब्ल्यू एम बी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, कॉमन हो गया, तो इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटीज कॉमन निकल जाती है। कैपिटल एम कांस्टेंट है, कैपिटल एम मतलब क्या है, स्मॉल एम इनटू 2l होल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। जो मैग्नेट आपने लटकाया है उसकी ताकत फिक्स है, मतलब पोल स्ट्रेंथ, और लेंथ भी फिक्स है, तो कैपिटल एम कांस्टेंट होगा। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा वो भी फिक्स है, बदल केवल क्या आ रहा है, थीटा। पैसा में भी आ रहा है डी थीटा लिखा हुआ है, क्या चेंज हो रहा है, थीटा। थीटा वेरिएबल है और इंटीग्रेशन वेरिएबल क्वांटिटी का होता है, इसलिए साइन थीटा है। तो यहां से बच्चों अपन यहां चले तो w इक्वल टू m इनटू b। इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो w इज इक्वल टू m इनटू b, ये जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस कॉस थीटा 1, सॉरी, ये जो अंदर फंक्शन है माइनस कॉस थीटा, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस, फिर इसी में लोअर लिमिट, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और w इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू b इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये वर्क की वैल्यू। लेकिन यदि आप इमेजिन करिए, आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग है, इमेजिन कीजिए कि मैग्नेट कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और फिर वहां से आप थीटा एंगल रोटेट कर रहे हैं। यदि पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा 1 कितना हुआ, 0, फाइनल एंगल कितना हुआ, थीटा। फील्ड के डायरेक्शन से रोटेट, मतलब ये थी मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेट ऐसा, और फिर यहाँ से आपने तीसरा वाला थीटा 1 हो गया 0, यहाँ से थीटा 2 थीटा। तो वर्क कितना होगा बच्चों, W mb into cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 बोलो 1, तो जब फील्ड के डायरेक्शन से रोटेट करते हैं तो उस वक्त फॉर्मूला होता है mb into 1 माइनस cos थीटा। लेकिन ऑलरेडी पहले से इनिशियली थीटा 1 एंगल था, और फिर वहां से थीटा 2 रोटेट करोगे तो mb into cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे करवाना है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। तो यदि अपन किसी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड से भी परपेंडिकुलर रखते हैं, फील्ड कैसे डेवलप होती है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक यहाँ साउथ पोल। अब मैग्नेट जो है वो परपेंडिकुलर रखा है, मतलब ना इसके क्लोज परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। और यहां से जब बच्चों रोटेट करते हैं थीटा एंगल, तो उसके लिए जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है पूरा वर्क इसमें स्टोर होता है एनर्जी फॉर्म में। इसी को अपन बोलते हैं इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेटली व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल? When magnetic dipole rotates in a uniform magnetic field from its standard position, that is theta is equal to 90, to any position, then the amount of work required is called potential energy of magnetic dipole. तो इसका मतलब है बच्चों इसमें भी रोटेट करना है, बस फर्क ये है कि इसमें जो रोटेट करना है हमको वो फील्ड से परपेंडिकुलर रखकर फिर रोटेट करना है। मतलब इनिशियल पोजीशन 90 पर होगी और फिर यहां से रोटेट करोगे आप, मतलब थीटा 1 90 टू थीटा ऐसा रोटेट करोगे। तो जो हमने ये डेरिवेशन देखा पूरा यही यूज होगा, बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। जो हमने यहाँ पर जैसा किया वर्क डन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट dw tau into d theta, dw is equal to mv sin theta into d theta, टोटल वर्क
तो यहाँ पर लिमिट चेंज आएगी, θ1 फ्रॉम 90 टू थीटा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर 90 और यहाँ पर थीटा, यहाँ पर भी 90 टू थीटा, यहाँ भी 90 टू थीटा। फिर जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा और यहाँ आ जाएगा बच्चों 90। आप सबको पता है cos 90 0 होता है और इसलिए वर्क जो रिक्वायर्ड होगा उसकी वैल्यू होगी -mv cos थीटा। यही वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -mv cos थीटा। एक और चीज बच्चों, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होती है? जब उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, और जब एनर्जी मैक्सिमम होती तो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। आपके पास में 100 रुपए हैं, मेले में आप चले गए हैं, आप एक्साइटेड स्टेट में हो, एनर्जी ज्यादा है, तो पता चला गोलगप्पे भी खा रहे हैं, झूला भी झूल रहे हैं, फलाना भी कर रहे हैं, और जैसे ही पैसे खत्म हो गए एनर्जी खत्म हो गई। अब वापस कहाँ? बैक टू पैवेलियन, घर वापस, एनर्जी मिनिमम, बैलेंस पोजीशन, इक्विलिब्रियम। तो यहां भी ऐसे ही होगा। आप इसमें इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? जब एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम। तो मिनिमम एनर्जी कब आएगी? जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। cos थीटा की वैल्यू 1, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम वैल्यू रखोगे 1 तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन सामने लगा हुआ माइनस साइन, तो मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब मिनिमम। तो ध्यान रखो, जब थीटा cos थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो उस कंडीशन में u इज इक्वल टू -mv आएगा। cos थीटा मैक्सिमम 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम जाएगा। मैक्सिमम और माइनस साइन तो नेगेटिव हो जाएगा। मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब मिनिमम। मिनिमम वैल्यू आएगी इस कंडीशन में, मिनिमम, और मिनिमम का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो डायपोल जो है मैग्नेटिक फील्ड में कब इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा? जब एनर्जी मिनिमम होगी। तो मिनिमम कब होती है? जब थीटा 0 होता है। थीटा 0 का मतलब फील्ड के डायरेक्शन में। इसीलिए कभी भी मैग्नेट को आप थ्रेड से बांध कर लटकाओगे तो कैसा लटका रहेगा? फील्ड के डायरेक्शन। और यदि आपने फील्ड से उसको अपोजिट कर दिया, रोटेट कर दिया 180 डिग्री से, तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। आपको वर्क भी मैक्सिमम करना पड़ेगा और एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो करके देखो, थीटा 180 करो, cos 180 को दो -1, अब यहाँ पर रख दो। ये cos की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम नेगेटिव, यहाँ पर रख रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में एनर्जी मैक्सिमम होगी और कितनी होगी? +mv। तो जब डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में होता है तो उसके पास में बच्चों एनर्जी मिनिमम होती है, और जब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एनर्जी मैक्सिमम होती है और वह एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। बाकी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में